तो वो जो छोटी होती हैं, वो ज़रा एओर्टा तो बड़ी वेसल है, वो जी छोटी जी, होती है, उनके ब्लॉक होने के चांसेस होते उनके ब्लॉक होने के चांस होते हैं अगर उसमें क्लॉट बन जाता है। हैं। तो इसलिए बचपन से अगर हम अपने आदत डालें वर्जिश की, और गज़ा अपनी जो है वो अच्छी रखें, बैलेंस डाइट रखें, और तो इससे बचा जा सकता है बिल्कुल आपको। बचा जा सकता है। वो कहते हैं ना कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। अच्छा चलें, अब ये तो हो गया, अब किसी ने नहीं एहतियात की बचपन में भी, और 40 साल उम्र हो गई, अब उसकी नालियां होगी तंग, तो उसको आप कैसे हम करेंगे कि किस तरह डायग्नोज के वो कोई एक्सरसाइज टॉलरेंस टेस्ट, कौन से टेस्ट करवाएं ताकि पता चले कि उसको जो ज़्यादा मुजिर भी ना हो, टेस्ट महंगे भी ना हो, आसान जो है। बड़ी अच्छी आपने बात पूछी है। सबसे पहली चीज तो होती है ईसीजी, ठीक। जो कि हर जगह, हर हॉस्पिटल में, हर क्लिनिक में मौजूद होती है। ईसीजी बिल्कुल ठीक है। तो ईसीजी भी आपको 50% ऑफ द टाइम बता देती है ठीक। कि क्या हो रहा है, कई दफा ज्यादा भी बता देती है। तो जब ईसीजी पे भी पता ना चले और हमें फिर भी सस्पिशन हो, शक हो, तो फिर हम उसको ईटीटी करते हैं, एक्सरसाइज टॉलरेंस टेस्ट करते अच्छा, हैं। वो जो मशीन पे दौड़ा मशीन के पे और चलने साथ वाला। लगाए होते हैं जी चीजें हाँ, जी उन्होंने, हाँ। उससे वो क्या देख रहे होते हैं? यानी एक तो वो ब्लड प्रेशर लगाया होता है उन्होंने, आपकी पल्स मॉनिटर हो रही होती है, और ऑक्सीजन लेवल भी देख रहे होते हैं, उसमें सारा कुछ देख रहे होते हैं, मॉनिटर यानी। क्योंकि इसमें आपने उनकी जो बेसिकली एक हार्ट रेट अचीव करना होता है, जी जी। जो कि हम कहते हैं कम से कम 85% ऑफ दी, जो उसका ओरिजिनल स्टार्ट। 100% हार्ट रेट है उसका कम से कम 85% तक ये अचीव करे। तो उस पे जाके हम देखते हैं कि इसको क्या तकलीफ हो रही है, ईसीजी में क्या चेंजेस आ रहे हैं, ब्लड प्रेशर में क्या चेंजेस आ रहे हैं, हार्ट रेट में क्या चेंजेस आ रहे हैं। तो ये सारी कुछ उसमें हम देखते देखते हैं, हैं। यानी फर्ज करें एक बंदे का जब स्टार्ट किया उसने चलना उसके ऊपर जी मशीन जी के, तो जी उसका 70 था, जी हाँ। या हम एक्सरसाइज टॉलरेंस टेस्ट नाज़रीन उसकी बात कर रहे हैं कि जब उसने चलना कि उसका 70 72 इतना उसका पल्स रेट था, तो अब उसने दौड़ना शुरू किया उसके ऊपर, ये तो उसके बाद वो जाना चाहिए 150 तक, तकरीबन 140 या 130, तो वो फिर डिपेंड करता है कि एक आदमी है जिसने कभी वर्जिश नहीं की या नहीं करता या कम करता है, तो उसका हार्ट रेट जल्दी बढ़ जाएगा, वो उसकी लिमिट भी क्रॉस कर जाएगा। लेकिन एक आदमी है जो एथलीट है, जो एक्सरसाइज करता रहता है, तो उसका हार्ट रेट बड़ा कम बढ़ता है। कम बढ़ेगा। तो हमने देखना क्या है कि कितना बड़ा है। मैंने अर्ज किया ना कि हम यूजुअली एक हमने डिवाइडिंग लाइन रखी हुई है कि 85% एटलीस्ट उसका हार्ट रेट अचीव हो, टारगेट हार्ट रेट। अगर फॉर एग्जांपल उसका 100% जो हार्ट रेट है वो 150 है या 140 है, तो उसका 85% आप निकाल लेते हैं। जब उस लेवल पे पहुंचते हैं तो हम या टेस्ट रोक लेते हैं, या मरीज कहता है जी मैं इससे मजीद आगे नहीं चल सकता, या मरीज कहता है मुझे दर्द हो रहा है छाती में, या सांस चढ़ रहा है, या कोई रिदम डिस्टर्बेंस हो रही है, उससे पहले तो हम फिर भी रोक लेते हैं। ठीक है, यानी मतलब खतरे में नहीं जाने देते मरीज जी को, जी, ये उससे मेन पहले चीज है। आप वॉच कर रहे होते हैं डॉक्टर सारा का कुछ। उधर होने का मेन मकसद ये होता है कि कोई इरेगुलरिटी तो नहीं आ रही पल्स में या ब्लड प्रेशर में या हार्ट रेट में, तो फिर हम उसको उसको तो रोक इसके लेते हैं। अलावा वो सीटी एंजियोग्राफी भी कहते हैं, वो भी जी बड़ी बिल्कुल, वो बड़ी अच्छी टेस्ट हैं उन लोगों में, ख़ास तौर पे जिनमें ईटीटी हमें शक पड़े, लेकिन ईटीटी भी कोई ज़ाहिर ना कर रही हो, और फिर भी हमें शक हो, तो फिर हम उनका सीटी एंजियोग्राफी भी कर सकते हैं, हेलियम स्कैन भी कर सकते हैं। राइट। तो सीटी एंजियोग्राफी के, क्योंकि ये सीटी स्कैन वाली एंजियोग्राफी होती है, नॉन इन्वेजिव होती है, यानी कि अंदर कैथेटर वगैरह नहीं डालते, तो इसके अपने फ़ायदे भी हैं और इसकी अपनी जिसको कहते हैं इंडिकेशंस भी हैं। और अब लिमिटेशंस भी हाँ, हैं। लिमिटेशन उसमें सबसे मेन चीज़ ये है कि हम ख़ास तौर पे ये उन लोगों को तजवीज़ करते हैं जिनका खास बाईपास हुआ है अच्छा। ऑलरेडी, तो उस पे हमें सीटी का एंजियोग्राफी पे बाईपास के जो है ग्राफ्ट वो भी बड़े अच्छे नज़र आ जाते हैं। या हमें उन लोगों को कहते हैं कि जिनको हमारा सस्पिशन बहुत हाई नहीं है, यानी कि हम समझते हैं कि ये मिड में है, प्रोबेबिलिटी इतनी नहीं है कि इसको हार्ट डिजीज, कॉरोनरी डिजीज होगी, यानी उसको ना तो ट्रेडमिल वो पे कहता है जी दौड़ाइए। मैंने तो कुछ कराना है, तो मुझे तो बार बार ये होता है, तो हम क्या हम लेकिन हम उसको एसेस कर लेते हैं कि इसको ज़रूरी नहीं है कि हो, तो उसको भी कर सकते हैं। ठीक। जिसके ऊपर हमारी सस्पिशन बहुत ज्यादा होती है, प्रोबेबिलिटी इसको हार्ट डिजीज, इस्कीमिक हार्ट डिजीज है, कॉर्नरी हार्ट डिजीज, तो उसको हम डायरेक्ट कन्वेंशनल एंजियोग्राफी कर लेते हैं। अच्छा, यानी उसको ईटीटी भी नहीं करवाएंगे। नहीं, उसकी ईटीटी की भी जरूरत नहीं है। राइट, उसको डायरेक्ट आप कन्वेंशनल जिसमें वो डाई इंजेक्ट करके, तो उसमें वो पता चल कैथेटर जाता डाल के, है। जी जी। तो वो अगर गोल्ड स्टैंडर्ड तो वही है। जी, अगर उसमें ब्लॉकेज आ जाए नजर आपको,
तो क्या फौरी तौर पे वो स्टेंटिंग जरूरी होती है उसी वक्त या बाद में भी की जाती है? नहीं, ये जरूरी नहीं है, ये फौरी करने को हम कहते हैं एड हॉक एंजियोप्लास्टी। लेकिन उसके ऊपर आप टाइम भी लगा सकते हैं, मरीज को टाइम भी दे सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द सर्कमस्टेंसेस। फॉर एग्जांपल, अगर किसी को हार्ट अटैक हो रहा है एक्यूट, या किसी को एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम हम कहते हैं, जिसमें नॉन एसटी सेगमेंट एलिवेशन एमआई कहते हैं, या अनस्टेबल एंजाइना, तो उसको हम फौरन भी करना चाहिए। बल्कि उनका आपने किया है और उधर क्लॉट पड़ा हुआ है तो आपने फौरन उसको खोलना है। लेकिन एक आदमी स्टेबल है तो उसको फौरन करने की जरूरत नहीं है। स्टेबल एंजाइना किसी को है, स्टेबल है, यानी उसमें ब्लॉक अगर है भी लेकिन उसको दर्द नहीं है, उसको बहुत ज्यादा, यानी कि स्टेबल की और अनस्टेबल की मुराद ये होती है कि अगर आप मेरे पास कोई आता है तो कहता है डॉक्टर साहब मैं कोई आधा किलोमीटर या किलोमीटर चलता हूँ तो मुझे ऐसा ऐसा दर्द शुरू हो जाता है। वही आदमी 10 दिन बाद मुझे आके कहता है डॉक्टर साहब मैं तो अब 15 कदम चलता हूँ तो मुझे दर्द हो गया। उसका मतलब है अब वो स्टेबल से अनस्टेबल पे आ गया। अच्छा, यानी आधा किलोमीटर चल लेना वो स्टेबल। आधा किलोमीटर से मुराद ये है कि ये उसका रेगुलर रोज का रूटीन है कि अगर वो 1 किलोमीटर चल के उसको कुछ दर्द होता है और फिर वो ठीक हो जाता है, बैठता है और फिर चल पड़ता है, तो उसको हम कहते हैं कि अभी ये स्टेबल जा रहा है। अगर वही पेशेंट आके आपको कहे जनाब मुझे तो 10 दिन अब हो गए, तो मुझे तो जनाब सर मैं तो 10-15 गज चलता हूँ या कदम चलता हूँ और मुझे तकलीफ हो जाती है या बैठे बैठे हो जाती है, अच्छा, तो अनस्टेबल में आ गया। डॉक्टर साहब इससे आगे हम बात करेंगे दिल की जो या सांस चढ़ जाता है दर्द के बारे में, कि दर्द जो है कैसे दिल का दौरा जो है वो मुख्तलिफ उसकी क्या अक़साम है और वो उसमें क्या करना चाहिए, और जब दिल में दर्द महसूस हो तो उसको कैसे उसको लेके चलना है। ये एक छोटी सी ब्रेक के बाद हम इस पर बात करेंगे नाजरीन, तो हमारे साथ रहिएगा। हम लेंगे एक छोटी सी ब्रेक और विल मीट आफ्टर द ब्रेक।